KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome to our crash course for your board examination जिसके अंदर within 40 days, जी हाँ within 40 days we are going to cover entire political science. दोनों books complete करेंगे along with mock questions, along with expected questions and along with previous year questions. Everything will be discussed in just 40 days so that you can boost your preparations. So welcome to day 5 of our lecture series. अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ और मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स चाहिए, so please you can go to our app. In that app you will get material which is this PDF and along with mock test and practice test which is absolutely free. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे ऐप डाउनलोड करना है जो क्लास प्लस के नाम से है iOS यूजर्स के लिए और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए वी हैव केपी एग्जाम प्रेप ऐप. आप उसको डाउनलोड करिए, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो इस क्लास के लेक्चर की पीडीएफ along with sample questions, sample papers that will be available to you absolutely free of cost. So what you guys are waiting for? अभी के अभी जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड करिए. So in the last lectures we have discussed end of bipolarity पार्ट 1 पार्ट 2. हमने दोनों इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एंड दोनों पार्ट्स कवर हो चुके हैं. देन कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर जिसमें EU, ASEAN we have covered, along with China's economy we have covered. So in this chapter, in this lecture, we are going to discuss part 1 of contemporary South Asia. So contemporary South Asia की बात करते हैं तो South Asian region है क्या? So अगर हम ग्लोब में देखें, this is your South Asian region which comprises of countries like Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. ये 8 countries मिला के आपका South Asian region बनाते हैं. कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. लर्न दीज कंट्रीज बाय हार्ट. अब बात करें ये स्ट्रेच कहां से होता है? द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ, द वास्ट इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल इन द साउथ. तो अगर लैंडफॉर्म्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें तो हिमालयाज इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल in the south, west and east region respectively. It provided natural insularity in this region which is largely responsible for linguistic, social and cultural distinctiveness. So इस लैंडफॉर्म्स की वजह से एक लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल डिस्टिंक्शननेस यानी कि डिफरेंशिएशन आपस की कंट्रीज में हमें पता चलता है that how these countries are different from each other, yet they are a part of one Asian region which is South Asian region. The boundaries of the region are not as clear in the east and the west are as in the north and the south. East और west की बात करें, as वहां पे waters हैं तो waters जहां तक stretch होते हैं वो clarity नहीं है, लेकिन north और south की बात करें तो वहां पे हमें clarity मिल जाती है. Afghanistan and Myanmar are often included in the discussion of this region as a whole. अफगानिस्तान और म्यांमार की बात करें तो ये regions काफी ज्यादा discussion में include होते हैं. और चाइना की बात करें, चाइना इसका पार्ट नहीं है लेकिन चाइना एक important player है. चाइना act as an important player in this region लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है. Straight away your MCQ. अब कंट्रीज की बात करें, दे डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एज सच एज श्रीलंका एंड इंडिया. श्रीलंका और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुए थे तब से लेके अब तक उसमें एक ही सिस्टम यानी कि डेमोक्रेसी का सिस्टम देखने को मिला है. लेकिन अगर हम सारी कंट्रीज की बात करते हैं तो सारी कंट्रीज में एक सिमिलर सिस्टम नहीं देखा गया. तो सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश तो क्या फॉलो कर रहे हैं? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. लेकिन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, दे हैव एक्सपीरियंस बोथ सिविल एंड मिलिट्री रूल्स. आइए देखते हैं.
सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे CUET उड़ान और सारथी बैच की। यस माय फ्रेंड्स, टू बूस्ट योर CUET प्रिपरेशन वी हैव लॉन्च्ड उड़ान बैच एंड सारथी बैच फॉर यू गाइस, इन विच यू कैन गेट एक्सेस क्या ह्यूमैनिटीज डोमेन, साइंस डोमेन्स और कॉमर्स डोमेन्स। अगर आपको अपने सारे डोमेन्स कवर करने हैं including general test, including your language, you can cover it in just 4,999 rupees. Yes, 4,999 rupees में आपको आपके सारे डोमेन्स कवर हो जाएंगे, जनरल टेस्ट कवर हो जाएगा और आपकी लैंग्वेज भी कवर हो जाएगी। और ये कोर्सेज, ये उड़ान बैच सारी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, वेदर यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स। और अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए हमारा सारथी बैच है आपके लिए, विच इज जस्ट फॉर 2,999 rupees, which is very very cost effective. So what you guys are waiting for? जल्दी के जल्दी आप हमारे ऐप पे जाइए और इन कोर्सेज को परचेज करिए। एंड सेकेंडली, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं करा है, चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन चेक करिए एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग CUET एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ताकि आप सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप अपडेटेड रहे। अब बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान की, दैट हाउ मिलिट्री वाज देयर इन पाकिस्तान, और धीरे धीरे फाइनली ये कहाँ क्या एस्टैब्लिश करने लगे, ये डेमोक्रेटिक रूल एस्टैब्लिश करने लग गए। तो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। स्ट्रेट अवे योर MCQ, सबसे पहले जब पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो जनरल अयूब खान ने इस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लिया था, एंड लेटर ही हैड टू गिव अप द ऑफिस व्हेन देयर वाज पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। सो देयर वाज ग्रोइंग डिसेंट अगेंस्ट हिज रूल, तो इस वजह से उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो दिस गेव अ मिलिट्री टेक ओवर, और इनको जब ऑफिस इन्होंने गिव अप करा तो एक मिलिट्री के लिए क्या बन गया? जरिया बन गया टू गेन द कंट्रोल। और वो मिलिट्री किसके अगेंस्ट, किसने एस्टैब्लिश करी थी? जनरल याया खान ने वो मिलिट्री को क्या कर रहे थे? ऑर्गेनाइज करके लीड कर रहे थे। उनके मिलिट्री रूल पे पाकिस्तान ने फेस द बांग्लादेश क्राइसिस एंड आफ्टर वॉर विथ इंडिया इन द 1971। तो बेसिकली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात करें तो उस टाइम पे हु वाज द लीडर ऑफ पाकिस्तान? जनरल याया खान। तो ईस्ट पाकिस्तान टूट गया था एंड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन विच इज नोन एज बांग्लादेश। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि इंडिया को इस वॉर में किस कंट्री ने हेल्प करी थी और किस ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी थी जिसके थ्रू ये हमें मैसिव हेल्प मिली थी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन गाइस। And after this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 till 77. And for the next 7 years, Zulfikar Ali Bhutto कौन सी थी? ये इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो बेसिकली मिलिट्री का अब रूल ही था, इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज करी गई एंड हु वाज लीडिंग? जुल्फिकार अली भुट्टो। वो पाकिस्तान में आए फॉर द नेक्स्ट 6 years। देन भुट्टो की गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977। तो आफ्टर 6 years ऑफ रूलिंग भुट्टो's गवर्नमेंट को रिप्लेस किया गया था। किसने किया था? जिया उल हक ने। एंड ही फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 onwards, and an elected democratic government was established once again in 1988। तो वो प्रो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करके एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, एंड ही वाज सक्सेसफुल। तो वंस अगेन मिलिट्री रूल डिसबैंड हो गया इन पाकिस्तान एंड वापस इलेक्टेड गवर्नमेंट आई अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। So this phase of elective democracy lasted until 1999 when the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed the Prime Minister Nawaz Sharif। दोबारा से मिलिट्री रूल, तो बेसिकली डेमोक्रेसी मिलिट्री, डेमोक्रेसी मिलिट्री, डेमोक्रेसी मिलिट्री। तो ये गेम बेसिकली पाकिस्तान स्टार्टिंग से खेलती आ रही है। जब आर्मी दोबारा आई एंड परवेज मुशर्रफ
रिमूव द प्राइम मिनिस्टर, कौन से प्राइम मिनिस्टर? नवाज शरीफ को इन्होंने रिप्लेस किया। अब बात करते हैं 2001 की। जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी रूल्ड बाय द आर्मी। 2001 में जनरल मुशर्रफ दोबारा सत्ता में आ जाते हैं, उन्होंने दोबारा गद्दी पे अपना कब्जा करा और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। एंड वंस अगेन यहाँ पे कौन टेक ओवर कर रहा है? मिलिट्री, यानी कि आर्मी रूल पाकिस्तान में देखने को मिला। Though the army rulers have held some elections to give their rule a democratic image. तो कहने की बात है कि ये लोग इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन लोगों में खौफ इतना था कि ना चाहते हुए भी उनको सपोर्ट करना पड़ा। So the United States and other Western countries have encouraged the military's authoritarian power. So United States and other Western countries, वो लोग पास में एक authoritarian rules and dictator countries को क्या कर रहे थे? They were supporting, लेकिन उनके खुद के reasons थे। And given their fear of the threat, what we call as global Islamic terrorism, and the apprehension that Pakistan's nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups, the military regime in Pakistan has been seen as the protector of West Asia and South Asia. इनके जो फियर और एप्रीहेंशन थे that these weapons will grow and Pakistan will turn into a nuclear weapon state, तो कहीं ना कहीं they were very apprehensive, उनको काफी एक डर था कि क्या करना चाहिए। फिर बात करते हैं डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी कैसे आई? तो पाकिस्तान का हमें देखा तो इट वाज ऑलवेज ऑन एंड ऑफ। मिलिट्री रूल आ रही है, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देन अगेन मिलिट्री रूल, और मिलिट्री रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए इलेक्शन का इन्होंने नाम दे दिया गया था। एंड फाइनली अभी हमें पता चलता है कि पाकिस्तान क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्लेम करती है खुद को, लेकिन अंदर ही पता है दैट वो क्या। नेक्स्ट बात करेंगे हम बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अगर हिस्ट्री की बात करें तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था फ्रॉम 1947 टिल 1971, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इट कंसिस्टेड ऑफ पार्टीशन एरिया, बंगाल का एरिया, कुछ असम का एरिया जो ब्रिटिश इंडिया से मिला था, तो वो पार्टीशन के बाद, ब्रेकअप के बाद वो एरिया ईस्ट पाकिस्तान से जा रहा था। So people of this region presented उन्हें मना करा था डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। तो इस रीजन पे, इस ईस्ट पाकिस्तान पे काफी ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिला। इसका वेस्टर्न पाकिस्तान का वो कुछ इंपोज कर रहे थे, क्या इंपोज कर रहे थे? उर्दू लैंग्वेज इंपोज कर रहे थे। और इस एरिया में बंगाल असम जो पार्टीशन एरिया में उर्दू से ज्यादा बंगाली बोलने वाले पीपल, बंगाली कल्चर को फॉलो करने वाले पीपल ज्यादा थे। तो इस वजह से ये जो इम्पोजिशन था वो एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों के द्वारा। Soon after the partition, they began to protest against the unfair treatment by the West Pakistan. तो एक कहीं ना कहीं reason was the imposition of language. Apart from that, गवर्नमेंट की अगर बात करें तो बिल्कुल सरकार ईस्ट पाकिस्तान की एकता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। And they also demanded fair representation in the administration and a fair share in political power. ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने फेयर एडमिनिस्ट्रेशन मांगा, एक फेयर शेयर मांगा इन द पॉलिटिकल पावर, जो कहीं ना कहीं वेस्ट पाकिस्तान के लोग उनको नहीं दे रहे थे। Sheikh Mujibur Rahman led the popular struggle against the Pakistani domination. Finally, इन्होंने डिसाइड करा that we will lead a popular struggle against the West Pakistan की अब बस बहुत हो गया, तानाशाही बहुत हो गई, अब कुछ करने का वक्त आ गया। Pakistani army tried to suppress the mass movement of the Bengali people. Thousands were killed by the Pakistan army. So, एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान, दूसरी तरफ जनरल याया खान, this led to the large migration to India. यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई थी, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स। इंडिया at that time faced massive refugee problems, जो हम आज भी कहीं ना कहीं फेस करते हैं। The government supported the demand of people of East Pakistan for their independence and helped them financially and militarily. This resulted in a war between India and Pakistan in December 1971 that ended the surrender of Pakistani forces.
East Pakistan and the formation of a newly independent was known as none other than Bangladesh. क्या हमने क्या फेस करा, एक लार्ज स्केल माइग्रेशन फेस करा और उसकी वजह से रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सपोर्ट कर रही थी लोग ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस और उन्होंने अपने हाथ में ये लिया था हम इनको हेल्प करेंगे बोथ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन सी कंट्रीज ने इंडिया की हेल्प करी थी एंड व्हाट वाज द name of that treaty. Write down in the comment section that has been discussed in the class previously. अगर आपने हमारे lectures देखे हैं, check out the description box. हमारी playlist में active हो सकता है so that आप इस 40 days में एक series wise सारे lectures दे सकें so that you can push your preparation. सारे chapter कहीं ना कहीं एक दूसरे से relate हैं. इस link को maintain करने के लिए आपको सारे lectures देखना बहुत so please check out the description box and see all the lectures, watch all the lectures on track. So finally क्या हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच और हुआ था in December 1971. इसने पाकिस्तान ने सरेंडर किया and इस सरेंडर के बाद क्या हुआ था formation of newly independent nation which was known as Bangladesh. अब नामी डिमोक्रेसी की बात करते हैं नेपाल और कौन से सिनेरियो में नेपाल कि नेपाल में पहले मोनार्की थी एंड डेमोक्रेसी कैसे आई. तो नेपाल का था एक रिपब्लिक in the past and then a constitution marking the modern period of the many years. Throughout this period, the political parties and the common people of Nepal enacted a system of government. Initially, it was a constitutional monarchy. So monarchy तो थी, but that monarchy was backed by constitution. तो उस monarchy की कोई limitation और स्टेट की पावर को लिमिट करने के लिए कौन था? None other than your constitution. तो political parties आई and the common people ने डिमांड किया कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए. But the king, with the help of army, retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. लेकिन king ने यार से पूरा कब्जा कर लिया गवर्नमेंट पे और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मना कर दिया कि नेपाल में उस टाइम पे डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं आई. सिर्फ मैं ही रूल करूंगा एंड आई विल बी द सोल monarch. It is being accepted to demand of the democratic constitution. Finally, इन्होंने constitution बनाया. एक्सेप्ट करा कब किया था 19 which passed under and in the wake of a strong pro-democracy movement. Finally, काफी आसपास के देश में pro-democracy movement थी को ध्यान में रखते हुए finally the king accepted the demand that we are going to establish a new democratic constitution. However, democratic government has a short troubled career. लेकिन ये काम ज़्यादा टाइम तक नहीं चला गया. 2010 की बात है कि abolish parliament and dismiss the government. लो जी, ने पार्लियामेंट को ही अबॉलिश कर दिया और गवर्नमेंट को हटा दिया. एंडिंग द डेमोक्रेसी जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थी वो भी अब नेपाल से जा चुकी थी. 2006 की बात करें देयर वाज मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी. लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी तो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग और उन्होंने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी. आपकी सुनी हुई थी एग्जाम में पूछा गया है कहा गया जिस माओइस्ट भी थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे. ये मूवमेंट एसपीए सेवन पार्टी अलायंस माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट ने स्टार्ट की. नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज नॉट कंप्लीट. अभी भी कहीं ना कहीं ये कंप्लीट नहीं था. सिर्फ मूवमेंट अभी तक स्टार्ट हुई है. At the moment, Nepal is undergoing a unique moment in its history because it is moving towards the formation of a constituent. बात हो रही है कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन हम बना सकें. That will write the constitution of Nepal. And 2008 की बात है. Nepal became a democratic republic. Right after the comment section, what do you mean by the term democratic republic? Democracy का मतलब पता है, रिपब्लिक का मतलब सबको पता है. व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? और फाइनली मोनार्की क्या हो गई? अबॉलिश हो गई. एंड 2015 की बात है. फाइनली नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आ चुका था.
So this was all about part one of this chapter जिसमें हमने मिलिट्री और डेमोक्रेसी के जो अप्स एंड डाउन थे पाकिस्तान में वो डिस्कस करे बांग्लादेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ बांग्लादेश कैसे डेमोक्रेटिक बना and how Nepal turned from a monarchy to a democratic republic. So rest of the part, what happened in Sri Lanka, what happened in Mali, we are going to discuss in part 2. So stay tuned. और अभी भी अगर आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, no worries my friend. Check out the description box. आप वहाँ पे playlist का link आपको मिल जाएगा. आप click करिए आप वहाँ पे देखिए so that you can stay tuned. और ये आपको हिस्ट्री में भी अवेलेबल है. अगर आप हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो कोर्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. And again I'm reminding you अगर आपको CBT की प्रिपरेशन करना है तो हमारे उड़ान बैच आपके लिए है just for 999 rupees. Very 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 cost effective. इसमें आप अपने सारे डोमेन्स कवर कर सकते हैं लैंग्वेज कवर कर सकते हैं जनरल टेस्ट भी कवर कर सकते हैं लेकिन अगर आपको सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है तो हमारा सारथी बैच आपके लिए है इन जस्ट 2 till 9. ये आप वहाँ परचेज करेंगे या हमारे ऐप परचेज करते हैं और में जाके एंड इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट बेसिक क्वेश्चन एवरीथिंग विल अवेलेबल टू यू एट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस. और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा है प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल हिट द बेल आइकन एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले न्यूज़ मिले डेली क्विज़ेस मिले ताकि आप उसका पार्ट बन सके. See you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Dedicated to excellence.